हेलो जैन साथियों, कैसे हो आप सब लोग। विशेषण आईएएस के यूट्यूब मंच पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनको हम हल कर रहे हैं। हम इकोनॉमी के जो प्रश्न थे उसको 2018 तक हम कर चुके हैं। आज 2019 के जो प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि ठीक है, गरीबी रेखाएं। थोड़ा सा हम इसको गरीबी रेखा को देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम आते हैं इसके ऑप्शन पे। जैसे गरीबी रेखा के बारे में, अब मान लो सरकार ने कोई समिति बिठाई, उस समिति ने यह बोल दिया कि 100 रुपए प्रति व्यक्ति, जो व्यक्ति कमा रहा है 100 रुपए प्रतिदिन, वो क्या गरीब नहीं है। अब 100 रुपए से मान लो ये लाइन बना दी 100 रुपए की, इससे जो नीचे कमा रहा है वो क्या गरीब है, उसको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। इससे जो ऊपर कमा रहा है उसको बोलते हैं एपीएल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी राज्यों में ये गरीबी रेखा है वो मान लो 100 रुपए से ज्यादा है, 120 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति तक गरीब नहीं है। किसी राज्य में कम है, मान लो 80 रुपए भी कमा रहा कोई व्यक्ति तो वो भी गरीब नहीं है। मतलब किसी राज्य में गरीब रेखा की जो पैरामीटर वो ज्यादा है, किसी में कम है। ये कह रहा है इसका क्या कारण है। गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में, ये यहां पे आएगा राज्य, यहां पे नहीं आएगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक है, सकल राज्य उत्पाद, सकल राज्य उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, चौथा क्या बोला, सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता, जो पीडीएस है उसकी जो गुणवत्ता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इससे पीडीएस से क्या लेना देना भाई, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको भी पता है। देखो इसमें मेनली मान लो कोई राज्य है बिहार, एक मान लो बिहार है, एक मान लेते हैं हम दिल्ली है। दिल्ली को छोड़ो आप, केरल ले लो आप। ठीक, अब मान लो केरला में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार की तुलना में क्या ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम उनकी ज्यादा है। तो वहां पे क्या किसी चीज की पर कैपिटा इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा रहेगी। तो डिमांड ज्यादा रहेगी तो वस्तुएं क्या कुछ महंगी रहेंगी। अगर मान लो हम ये बोल दें कि केरला में अगर उन लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो यहाँ पे जो गरीबी रेखा की जो पैरामीटर बनाएंगे वो थोड़ा ऊंचा रहेगा बिहार की तुलना में। यहाँ पे क्या लोगों को पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय थोड़ी कम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाएगा। किस कारण से, क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो यहाँ की जो डिमांड है ज्यादा होगी, तो हो सकता है कीमत स्तर ज्यादा हो। दूसरा, यहाँ लोग कम कमा रहे हैं तो यहाँ डिमांड कम होगी किसी चीज की, तो क्या है लोग कीमत स्तर क्या कम हो जाएगा। तो अलग कीमत स्तर भी तो डिसाइड कर रही है ना इसको। अब मान लो यहाँ पे लोग गेहूं है वो 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदने की क्षमता रख पा रहे हैं, और यहाँ पे वो 25 रुपए केजी के हिसाब से खरीदने की क्षमता रख पा रहे हैं प्रति केजी। तो यहाँ पे जो बीपीएल या एपीएल की जो लाइन रेखा बनाएंगे उसको क्या यहाँ थोड़ी कम रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन कर रहा है, एनएसओ। ठीक है, ये सीएसओ प्लस एनएसएसओ को कंबाइंड करके एनएसओ बनाया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, गरीबी के डेटा जारी करता है। अभी हाल ही में रंगराजन समिति, अभी जो गरीबी रेखा का निर्धारण हो रहा है रंगराजन समिति के अनुशंसा के द्वारा हो रहा। रंगराजन समिति ने यह बताया है कि जो शहरी क्षेत्र है
उसमें कोई व्यक्ति 47 रुपए कमा रहा है, 47 रुपए कमा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 32 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। इनके अनुसार क्या 29% लोग अभी गरीब है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सेवा क्षेत्र उपागम किसके द्वारा, किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित करते हैं? सेवा क्षेत्र उपागम, इसको बोलते हैं सर्विस एरिया अप्रोच, SAA। एकीकृत ग्रामीण विकास बैंक, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक योजना के द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, ये मनरेगा किसके तहत? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं सेवा क्षेत्र उपागम है क्या। देखिए, आपको पता होगा 90 तक, 1990 तक ग्रामीण क्षेत्रों में, जेएलपी लाने से पहले तक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा बहुत कम थी। फिर सरकार ने ध्यान देना शुरू किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सेवाएं हों। ग्रामीण क्षेत्र हैं 1990 में अर्ध शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ये क्या है, सर्विस एरिया अप्रोच लाई गई थी। इसमें किया ये गया था कि मान लो कोई बैंक है SBI, एक बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर अर्ध शहरी क्षेत्र में शाखा खोल नहीं सकते, तो ये कर दिया कि मान लो कोई एक क्षेत्र है विशेष है, यहां बोल दिया कि बैंक ऑफ इंडिया जो वो लीड करेगी, वो अपनी शाखा खोलेगी। एक क्षेत्र ए है, यहां बोल दिया बी क्षेत्र में कहीं SBI अगर लीड करेगी तो ज्यादा सही रहेगा, मान लो ये अपनी शाखा खोले। हर क्षेत्र में नहीं खोल सकती, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में तो खोल सकती है, तो ऐसी बैंकों को लीड बैंक बोला गया। और जो सेवा दे रही थी सर्विस सेवा क्षेत्र उपागम इसको बोला जाएगा, सर्विस एरिया अप्रोच। इसमें क्या है कि शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, बैंकिंग शाखाओं के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लीड बैंक योजना के द्वारा 1989 में ये कॉन्सेप्ट आया था, 1989 में। ठीक है, प्रॉपर काम किया 1990 के आसपास से। ठीक है, और इसमें किसका योगदान हो सकता है? रूरल, रीजनल रूरल बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों के ऋणी होने के द्वारा है। मतलब सरकारी ऋण, सरकारी सत्तों मतलब सरकार ज्यादा ऋण ले रही है, सरकार द्वारा ऋण अधिक लिया जा रहा है, ये बोल रहा है। भारत का सारा, देखो सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में लिया जा रहा है, ये कह रहे हैं। देखो यहाँ पे ऑल आ जाए, सारा आ जाए, तो वो क्या है, संभावना ये रहती है, गलत रहता है। प्रश्न क्या है, वो गलत है। ऑल वा दिया हो तो ठीक है, नन दिया हो तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत होने की संभावना ज्यादा है इस कथन की। अगर वहां दिया सम तो उसको थोड़ा सा ये है कि उसकी संभावना ज्यादा सही होने की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको अगर हम गलत मान ले, तुम्हारा ये वाला और ये वाला हट जाएगा, केवल ये या तो एक होगा या फिर कोई नहीं होगा। सबसे ज्यादा ऋण लिया जा रहा है तो एक होती है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, वह है वाणिज्यिक उधारियां, इनके रूप में लिया जा रहा है। फिर NRI डिपॉजिट है, इनके रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, तो सरकार सबसे ज्यादा नहीं ले रही है, पहली बात तो ये है। दूसरा, इसमें ये कहां से आ रहा है, सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? सबसे ज्यादा आता है विदेशी व्यापारिक बैंकों से। फिर उसके बाद किससे आ रहा है भाई, और इसके बाद किससे आ रहा है? उसके बाद किससे आएगा? जो IMF है,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी कुछ संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से। उसके बाद आ रहा अन्य से, कहीं से अन्य देशों से कोई देश दे दे, अगर हेलो किसी देश ने क्या लोन दे देते हैं ना, या जापान लोन दे रहा है इंडिया को, या कोई और देश लोन दे दे, इंडिया लोन दे रहा है किसी मालदीव को या छोटे छोटे देशों को, तो ऐसे करके भी आ सकता है। अगर इसमें हम देखें जो ऋण है उसका 80% जो ऋण है वो क्या दीर्घकालिक है, और 20% क्या अल्पकालिक है। ऋण का अगर हम ले रहे हैं भाई तो उसका 80% क्या दीर्घकालिक, 20% क्या है अल्पकालिक। अगर मान लो सरकार जो ऋण ले रही है, मैं कहूं जो सरकार ऋण ले रही है उसका जो 97% है सरकार का वो आंतरिक ऋण है। लगभग आप ये मान के चलिए 90% के आसपास क्या है आंतरिक ऋण है। मतलब भारत के स्तर पे 10% क्या बाहर से ले रही है बाहर ऋण। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों के रेडी होने के द्वारा है। सरकारी सत्तों के मतलब सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के रूप में लिया जा रहा है भाई। ये तो प्राइवेट लोग भी ज्यादा ले रहे है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, ये दोनों गलत हो जाएंगे, डी हो जाएगा इसका। चलिए, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए मान लो ये बैंक है, ठीक है, एक बैंक जो होती है उसकी एक बैलेंस शीट होती है। क्या होती है, बैलेंस शीट। ठीक, उस बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ तो उसकी एसेट्स रहती हैं, एक तरफ होती है लायबिलिटी। ठीक, एसेट्स में क्या आती है, जो वो लोन दे रही है बैंक, उससे उसको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, और उसने जो लोन दिया है वो क्या उसकी एसेट्स है। लायबिलिटी का मतलब क्या है कि उसकी देयता है, उसको चुकाना ही चुकाना है। उसमें क्या आएगा, वो जो जमा कर रही है डिपॉजिट, डिपॉजिट्स, चाहे वो एफडी फिक्स डिपॉजिट कर रही हूं, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट कर रही हूं, ठीक है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में कर रही हूं, चाहे वो करंट अकाउंट में कर रही हूं, उसको चुकाना ही चुकाना है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें यह पूछा भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में कौन शामिल नहीं है। अब भाई जमा शामिल उसमें कैसे हो जाए, जमा तो उसको क्या करना है, उसको वापस देना, उसकी एसेट्स में नहीं, उसकी लायबिलिटी में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें और क्या जाएगा, इसमें उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान हो सकता है। ठीक है, मुद्रा संकट, मनी क्राइसिस। मनी क्राइसिस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते फिर आते हैं अपने प्रश्न पे। मुद्रा संकट से तात्पर्य यह है कि मान लो कोई ऐसी मुद्रा जिसकी डिमांड ज्यादा हो, अभी हम ये मान लेते हैं डॉलर है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है हमको, अगर और ये हमारे पास नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो इससे क्या होगा, हमारा जो व्यापार है जो हम दूसरे देश से हम आयात कर रहे हैं वो क्या प्रभावित होगा। अब मान लो हमको तेल चाहिए ईरान से, या हमको इराक से चाहिए, सऊदी अरब से हमको तेल चाहिए, हमारे पास ऑयल नहीं है। सऊदी अरब ये बोल दे कि भाई आप, मैं तो डॉलर में ही अपना भुगतान स्वीकार करूंगा, अन्य मुद्रा में नहीं करूंगा। ठीक है, डॉलर में ही करूंगा या गोल्ड में करूंगा। अगर मान लो आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड देके आप आईएमएफ से या किसी और संस्था से आप डॉलर ले सकते हो, ना तो आपके पास गोल्ड है, नहीं आपके पास डॉलर है,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको उससे तेल का भुगतान करने के लिए समस्या पैदा हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं मुद्रा संकट। आपके पास जो मुद्रा की जो डिमांड है, जो हार्ड करेंसी उसको बोला जाता है, अगर उसके वो आपके पास नहीं है तो उसको बोलते हैं मुद्रा संकट। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आई। अब ये कह रहा है कि मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने निम्न में से किस कारकों का योगदान हो सकता है। ठीक है, पहला तो भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन। अब मान लो आईटी सेक्टर है हमारा, आईटी सेक्टर का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मान लो यहां से कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है अमेरिका के व्यक्ति को, आईटी सेक्टर, बीपीओ जो होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बीपीओ बोलते हैं, एक प्रकार के कॉल सेंटर टाइप जो रहते हैं। अब यहां से अमेरिका के व्यक्तियों को आप सेवा दे रहे हो, उसके बदले क्या, वो डॉलर में आपको भुगतान करेगा। जब आप उस ऐसी सेवा देने से आपको डॉलर मिल रहा है, तो आपको मुद्रा संकट है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या, सरकारी व्यय को बढ़ाने से, भाई सरकारी व्यय बढ़ाने से मुद्रा संकट पे कोई फर्क पड़ेगा? सरकारी व्यय को बढ़ाने से मुद्रा संकट पे क्या कम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, व्यय आप बढ़ा रहे हो, आपके पास जो रुपया है उसको भी आप खर्च कर रहे हो, है ना। तो इससे क्या मुद्रा संकट कम नहीं होने वाला। दूसरा तीसरा क्या कह रहा है, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन। अब मान लो कुछ भारतीय यूए में जाके काम कर रहे हैं, कुछ यूएसए में एनआरआई काम कर रहे होंगे, है ना, कुछ गल्फ कंट्री में भी कुछ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब वहां से वो लोग अपनी जो फैक्टर इनकम है, एक तो फैक्टर कॉस्ट आपने सुना होगा, कारक आय, मान लो जो श्रम कर रहे हैं, श्रम के बदले उनको जो आय प्राप्त हो रही है फैक्टर लेबर के रूप में, तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर इनकम। उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम, कारक आय। उस फैक्टर इनकम को अगर उनको डॉलर में प्राप्त हो रही है, वो इंडिया में भेज रहे हैं, तो उससे यहाँ पे क्या डॉलर बढ़ेगा। एक तो आईटी वाला भी बढ़ा रहा है, दूसरा ये भी बढ़ा रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मान लो दूसरा वाला गलत है, जिसमें दूसरा है वो सारे और सारा हटा दो, तो क्या बचेगा, एक और तीन बचेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा, इसको बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। ये कहना चाह रहा है प्रश्न, जैसे मान लो एफपीआई है, ठीक, अब मान लो कोई विदेशी निवेशक है, कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है कि आपके शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहा है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि मेरी पहचान उजागर ना हो, या मुझे रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े। कहां पे, सेबी के अंतर्गत। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, इसके तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराए बिना वो चाह रहा है कि मैं एफपीआई में के तहत मैं क्या कर रहा हूं, शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, क्योंकि शेयर मार्केट को आपको पता है सेबी रेगुलेट करती है ना। अब इसको क्या करना चाहिए, मतलब इसको कौन सा वाणिज्यिक पत्र खरीदना चाहिए, कैसे सहभागिता ले सकता है। एक तो होता है कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, एक होता है प्रोमिसरी नोट्स, ये तो सब शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लोन ले सकता है। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, व्यापारियों के लिए, सॉरी व्यापारियों के लिए नहीं होता। दूसरा क्या, कॉमर्शियल पेपर। चौथा है पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है तो कॉमन सेंस लगाते हैं, तो इसके लिए इसको करना पड़ेगा पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स के द्वारा ये अपने रजिस्ट्रेशन कराए बिना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है।
ठीक है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, बैंक को अगर अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए तो क्या है, इसके द्वारा ले सकता है कॉमर्शियल पेपर जारी करके। ठीक है। भारत में दूर संचार, बीमा उद्योग, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है। जैसे मान लो इसने पूछा है दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी जैसे क्षेत्रों में जो रेगुलेटर होते हैं, स्वतंत्र नियामकों का जो रिव्यू कौन करता है, इनके नियामक होते रेगुलेटर, उनका रिव्यू कौन कर रहा है, इसने पूछा है ये। ठीक है। अब आपको ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं ऐसे प्रश्नों को आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे बिना पढ़े। अब आपको पता है कि नीति आयोग का काम क्या है, ये थिंक टैंक का काम करता है ये, है ना, तो इसका काम ये सब करना तो नहीं है। इसमें पांचवा क्या है, जिसमें पांचवा वो आप हटा दो, पहला तो ये हट गया। दूसरा क्या आपको वित्त आयोग का काम पता है, वित्त आयोग आर्टिकल 280, ये काम क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच करों का निर्धारण, करों के बंटवारे का निर्धारण करता है। तो इसका काम ये तो नहीं है भाई, स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण तो ये नहीं करेगा। और जिसमें तीसरा है वो भी आप गलत कर दो। ठीक है। अब मान लो आपको ये नहीं पता, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, हो सकता है इसके बारे में इसने किया हो। वैसे आयोग जितने भी हो उसका काम क्या, अनुशंसाएं देने का है, उस रिव्यू करने का तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या, केवल ए बचा। ए में क्या आ जाएगा, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, ये क्या रिव्यू कर सकती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मान लो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी आपको नीति आयोग के बारे में तो पता ही होगा। जब आप पढ़ोगे 1-2 साल पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी नीति आयोग के बारे में हो जाएगी, वित्त आयोग के बारे में हो जाएगी, क्या काम करता है। तो ये तो आप इसमें से छांट ही सकते हो कि ये दोनों तो नहीं करेंगे, तो उसी के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। चलिए 97 क्या कह रहा है, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी ढांचा और पूंजीगत उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया, ये क्या कह रहा है, बुनियादी ढांचे पर काम किया गया, बुनियादी ढांचे पर काम किया गया, किसमें, सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक। चौथी पंचवर्षीय योजना संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार, मतलब संपत्ति का और आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, कोई उसका एक जगह पर संकेंद्रण नहीं होगा, उसको हमें रोकना है, उसको सुधार करना है, उस प्रवृत्ति को सुधार के उद्देश्य का अपनाया गया था इसमें चौथी में। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार कह रहा है, पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। वित्तीय क्षेत्र में क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग, ये सब, ये वाला रीजन क्षेत्र, इसको क्या योजना के रूप में शामिल किया गया, बोल रहे पांचवी है। ठीक है। तो बताइए पहली बार क्या है, पांचवी में जाके करेंगे, जब 4 पंचवर्षीय योजना आपकी हो चुकी है। ठीक है। तो पांचवी में जाके क्यों करेंगे, कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, आपको पहली तो पता होगी कृषि, दूसरी क्या है, बुनियादी ढांचे उद्योग से संबंधित, जिसमें पहला नहीं है, पहला वाला इसमें नहीं, वो सारे गलत हो जाएंगे, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ठीक। अब आपको ये पता है कि पहली जब फाइनेंशियल सेक्टर पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई पंचवर्षीय योजना चल पाएगी क्या। हमको क्या, क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व करना है ना, सॉल्यूशन तो बहुत जगह मिल जाएगा, बिना मतलब अपनी जो जानकारी है उससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी से ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तो मान लो वित्तीय क्षेत्र के बिना कोई पंचवर्षीय योजना चल सकती है क्या,
तो पांचवी में जाके नहीं किया, उससे पहले ही हो गया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इससे क्या है, केवल एक और दो सही होगा। ठीक है। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन आप कोई IR का भी बता देगा, कोई ज्योग्राफी का भी बता देगा, कोई इकोनॉमी का भी बता देगा, है ना, कोई करंट अफेयर का भी बता देगा, कुछ भी बता देगा, लेकिन हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे AIIB। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बिना पढ़े आप कैसे सॉल्व करें, AIIB के बारे में आपको बस बेसिक जानकारी है, उसके बस आपने यहीं पे आके नाम सुना है ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आगे चल के कोई और संस्था आ गई, उसके बारे में आपको क्वेश्चन को आपको जानकारी नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए, एशियाई आधारित निवेश संरचना निवेश बैंक, ठीक है, इसके बारे में प्रश्न पूछा है, इसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ठीक, जैसे AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है भाई, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। ठीक है। AIIB में एशिया से बाहर कोई भी सदस्य नहीं है। ठीक, अब देखिए यही फंस गया ये, एक तो बोलना है इसमें 80 राष्ट्र हैं, ठीक, दूसरा बोल रहा है एशिया से बाहर का कोई नहीं है। एशिया से बाहर का कोई इसमें नहीं है, ये बोल रहे हैं। अब आपको कॉमन सेंस ये लगाना चाहिए कि एशिया में तो लगभग 50 के आसपास देश है, अगर उससे बाहर का कोई नहीं है तो 80 कहां से हो जाएंगे इसमें, है ना। ये तो आपको इतनी तो बेसिक जानकारी होगी कि एशिया 50 के आसपास है, या 52 55 जो भी है, लेकिन 50 के आसपास है, मतलब 80 तो नहीं है ना। अगर 80 है और ये बता रहा 80 है इसमें, तो फिर इसमें एशिया से बाहर का जरूर कोई ना कोई होगा। तो ये क्या है, या तो ये वाला ऑप्शन गलत है, या फिर आपका तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक साथ सही नहीं हो सकते, इतना तो कॉमन सेंस है। अब जिसमें 1 और 3 दोनों साथ में, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, सॉरी, हाँ, 1 और 3 इसमें साथ में, वो सारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें ये कह रहा है कि AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। देखो, अब इसमें क्या है, एशिया में तो चाइना भी है, एशिया में चाइना है तो चीन भी इसका मेंबर है। जहां चीन होगा, क्या भारत को अपने से आगे बढ़ने देगा, वो नहीं बढ़ने देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ये दूसरा गलत हो जाएगा, तो क्या बचा, केवल एक बचा आपके पास। ऐसे भी कर सकते हैं, जो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई है 2015 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग में। बीजिंग कहाँ, चीन में पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है इसमें, चीन है, फिर भारत है। ठीक है, और एशिया से बाहर के भी इसमें मेंबर हैं। ठीक है, इसमें 100 से अधिक मेंबर हो गए, अब तो इसमें 100 से अधिक मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। ठीक है, देखो कौन कर रहा है, भारतीय बैंक कर रही है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। ठीक, प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रही हैं, आपस में करार कर रही हैं, अंतर इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ICA। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है इसमें, हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य है। भारत सरकार, एक तो इसमें बैंक आएंगी भाई, एक वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना। भाई बैंक को ये घाटों से क्या लेना देना, ये बताओ, बैंक इतना ध्यान तो देगी नहीं इस पे। ठीक है, दूसरा कह रहा केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधिकारिक संरचनाओं, आधिकारिक संरचना परियोजना को संबल प्रदान करना। बैंकों को इससे लेना देना या सरकार को। तीसरा कह रहा ₹50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदन के मामले में स्वतंत्र नियामक बनाना।
मतलब आवेदन आ रहा है उसके लिए ये नियामक बना रहे हैं ये सब मिलके। ठीक है, दूसरा अगला क्या करा, 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियां, स्ट्रेस्ड एसेट, मतलब ऐसे एसेट जिनसे क्या है आपने लोन तो दे दिया लेकिन उससे वापस आने की संभावना थोड़ी कम लगे, डाउट लग रहा है, मतलब स्टेट्स में चले गए वो, तो क्या है मतलब उनसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है टाइम पे, तो स्टेट्स एसेट का जो संघ सहसंघ उधारी कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करना। कंसोर्टियम लैंडिंग का मतलब क्या है कि 3-4 बैंकों का ग्रुप मिलके किसी मतलब बड़े लोन जो देते हैं उसको कंसोर्टियम कंसोर्टियम बना लेते हैं, उसको मिलके जब लोन देते हैं, मान लो कोई 100 200 500 करोड़ का लोन मांग रहा है, 3-4 बैंक मिलके उस लोन को दे, उसको बोलते हैं कंसोर्टियम लैंडिंग। अब वो संपत्ति क्या है दबाव में आ जाए उससे निपटने के लिए ये इन्होंने क्या बनाया, आईसीए, ऐसा बोल रहे हैं। तो बैंकों का इन सबसे तो लेना देना ज्यादा है नहीं। इसका जो आंसर है, आंसर इसका डी है। क्या है, डी। इंटर कैडर एग्रीमेंट इन्होंने कराया कि जो 50 करोड़ से अधिक की दबाव युक्त संपत्तियां हैं जो कंसोर्टियम लैंडिंग है उससे निपटने के लिए इन्होंने ये लेके आए। ठीक है, ठीक है। आया क्या था, एक प्रोजेक्ट सशक्त लेके आए थे एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, सुनील मेहता पैनल जो बैठा था उन्होंने बताया था, सुनील मेहता समिति ने कि दबाव युक्त संपत्तियों को दूर करने के कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट सशक्त लाए थे एनपीए की जो समस्या है उसको कम करने के लिए। सारे क्षेत्रीय बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, ठीक है भाई, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अध्यक्षों का चयन कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, संबंधित बैंक का प्रबंधन या केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ठीक, अभी हाल फिलहाल तक इसका चयन ये करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो, लेकिन क्या है एक घटना बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा घट गई। घटना क्या घटी भाई, इनको क्या है अधिकार ये था बैंक बोर्ड ब्यूरो को कि आप बैंक बोर्ड ब्यूरो चयन करेगा केवल पब्लिक सेक्टर बैंक का, कि जो अध्यक्ष है उनका। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, सार्वजनिक बीमा कंपनी, उनके अध्यक्षों का चयन कर दिया। ठीक, लेकिन इनको अधिकार था केवल पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए बनाए गए थे, है ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो, लेकिन इन्होंने चयन कर दिया पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष का। तो ये मामला चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया कि भाई बैंक बोर्ड ब्यूरो तो आपने पब्लिक सेक्टर बैंक के अध्यक्ष के लिए बनाया था, आपने ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष का चयन कैसे कर दिया भाई। तो ये इसके बाद सरकार ने इसको कैंसिल करके एक एफएसआई भी बनाया है। एफएसआईबी, एफएसआईबी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इसका नाम है। ये क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के अध्यक्ष का भी चयन करेगा अब, और पब्लिक सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके अध्यक्ष का भी चयन कौन करेगा, एफएसआईबी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक की कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। देखो ये बोल रहा है वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसका कौन सा उप सूचकांक नहीं है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब क्या है, बिजनेस से संबंधित तो होना चाहिए, और इसके 10 पैरामीटर हैं, 10 की 10 आपको याद करना थोड़ा मुश्किल है, कौन याद करेगा, लेकिन क्या आप इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो, जो जो चीजें बिजनेस करने के लिए जरूरी है वो तो सारे होंगे ही, जैसे करों का भुगतान करना जरूरी है, संपत्ति का पंजीकरण करना जरूरी है, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, भाई तीनों जरूरी है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका काम तो नहीं है, तो ये वाला क्या है, गलत हो जाएगा।
इसमें गलत, ये कौन सा नहीं है वो पूछा है इसने, ठीक है। और कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है भाई, ये निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और कौन सी निकालता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक। और कौन सी निकालता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल किया जाता है, ठीक है। मान लो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो खाद्यान्न की खरीद कर रहा है बफर स्टॉक के लिए, जो खरीद रहा है बफर स्टॉक के लिए, तो इसको जो कीमत पड़ रही है मान लो खाद्यान्न के लिए, इसको कौन कौन सी कॉस्ट चुकानी पड़ती है, एक तो मान लो एमएसपी हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है ये, इनकी जो आर्थिक लागत क्या है एमएसपी हो गया, दूसरा मान लो बोनस हो गया, मान लो कोई अगर दे रहा है किसी पे, ठीक, बोनस मान लो सरकार ने बोल दिया गन्ना किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम बोनस दे रहे हैं, या मान लो गेहूं के लिए बोल दिया, मान लो ये बोल दिया मोटे अनाज का वर्ष है, जो लोग मान लो जौ पैदा कर रहे हैं उनके लिए प्रति क्विंटल हम 5 रुपए का बोनस दे रहे हैं, तो एक तो मान लो उसको, या मान लो 100 रुपए का बोनस दे रहे हैं, तो मान लो जौ है, एक तो मान लो एमएसपी उसका मान लेते हैं 2000 है, प्लस बोनस दे दिए 100 रुपए का, तो 2100 रुपए तो ये हो गए सीधे सीधे। और ऐसी कौन सी इसकी कॉस्ट लगेगी जो आर्थिक लागत में शामिल होंगी, ये पूछ रहा है ये प्रश्न। केवल परिवहन लागत लगेगी क्या, केवल ब्याज लागत, मान लो उसने अगर लोन लेके ये बफर स्टॉक कर रहे हो, केवल ब्याज लागत, या प्रापण प्रासंगिक व्यवहार और वितरण, वितरण क्या क्या लगता है इससे नहीं देखना, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिया है, प्रापण प्रासंगिक प्रभार और वितरण लागत, दूसरा क्या प्रापण प्रासंगिक प्रभार, गोदामों के प्रभार, मतलब गोदाम में रखने के लिए प्रभार, क्या होगा इसमें, प्रापण प्रासंगिक प्रभार का मतलब ये है मेनली, इसमें क्या श्रम लागत, श्रम लागत, मंडी शुल्क, परिवहन, ये सब इसमें शामिल होगा प्रापण प्रासंगिक प्रभार में। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या क्या और आ जाएगा ये पूछ रहा है ये, क्या क्या आ जाएगा भाई, उसको गोदाम में रखना है, उसके अलावा वितरण भी तो करना है बाद में, वितरण लागत भी शामिल हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। एफसीआई कब बना है आपका, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 में इसका एक्ट बना है। मंत्रालय कौन सा है, कौन सा मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, ठीक है। चलिए, किसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से, इसका आंसर जो पिछले वाले का क्या है सी हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है किसी देश के संदर्भ में लिखित में से किसी निम्नलिखित में से किसी देश की होगा, यहाँ पे किसी देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा, सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल किसको समझा जाएगा, ठीक है। एक तो होती है आपकी भौतिक पूंजी, ठीक है, एक होती है मानव पूंजी, है ना, एक होगी आपकी सामाजिक पूंजी, भौतिक पूंजी में क्या आ जाएगा, जो चीज है आपके रोड है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा भौतिक पूंजी का पार्ट है ना।
फिजिकल, है ना, और एक हो गया आपका, मान लो आपका पैसा है, गोल्ड है, ये सब भौतिक पूंजी के पार्ट है। दूसरा मानव पूंजी का आपका आईक्यू लेवल कितना है, आप में बुद्धि कितनी है ना, ह्यूमन कैपिटल, है ना, स्वास्थ्य आपका कैसा है। एक होती है सामाजिक पूंजी, आपके सामाजिक संबंध कैसे हैं आपके आस पड़ोसियों से, है ना, आपके सामाजिक संबंध कैसे हैं, ये सब सामाजिक पूंजी का है। ये जनसंख्या साक्षरों का अनुपात, ऐसा तो नहीं है। इसके भवनों अन्य, ये सब भौतिक पूंजी के हैं। कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का अमाप, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर, भाई ये क्या है, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के द्वारा क्या सामाजिक पूंजी का ही निर्माण होगा। सही सी बात भाई, सीधी सी बात है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों की तुलना में की जाती है। ठीक है भाई। दूसरा क्या कह रहा है, पीपीपी, डॉलर के संदर्भ भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है पीपीपी के मामले। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं पीपीपी होता क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक, एक ये देश है, मान लो यूएसए है, ये एक ले लेते इंडिया। ठीक, परचेजिंग पावर पहले ऐसे समझते हैं। मान लो एक बास्केट लेते हैं सबसे पहले, मान लो ये बास्केट ले ली, इस बास्केट में मैंने डाला ब्रेड और दूध। ठीक है, अब मान लो ये ब्रेड और दूध, एक इंडिया है और ये यूएसए है, अमेरिका है। और ये ब्रेड और दूध मान लो अमेरिका में आ रहे हैं $10 के, और भारत में आ रहे हैं $100 के, $100 के आ रहे हैं। यहां पे $10 बराबर है, मान लू है मोटा मोटा $800, और यहाँ पे $100। यहाँ के लोग $100 में वो चीज खरीद पा रहे हैं, वो यहाँ पे 800 में खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि $800 में तो और ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे ये, मतलब $700 और है इनके पास। तो यहाँ पे क्या परचेजिंग पावर मान लो ज्यादा हो जाएगी ना इनकी तुलना में, मतलब ये ज्यादा खरीद पा रहे हैं उतने में, यहाँ $800 उतना ज्यादा खरीद पाएंगे इंडिया में, और यहाँ पे क्या है केवल दूध और ब्रेड ही खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे परचेजिंग पावर ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी ना, क्रय शक्ति समता। और ये क्या सबके लिए एक टोकरी बना दी जाती पूरे विश्व में, क्रय शक्ति समता, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं सेवाओं, देख रहे हो, एक समान वस्तु, मान लो ब्रेड और दूध अमेरिका में कितने पैसे का रहा है, इंडिया में कितने पैसे का रहा है, उसकी तुलना की जाएगी। समझ रहे हो, है ना। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है अगला पॉइंट, पीपीपी डॉलर के संदर्भ भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इतनी आपको जानकारी होगी कि छठी नहीं है भाई, ये तीसरे नंबर की है इसमें। तो इसका पहला वाला तो सही है, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा इसका, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में, ठीक है, ये कह रहा है भारत का जो आयात है उसमें क्या कृषि जीन्स है, कृषि जीन्स मतलब वस्तु है, कृषि जीन्स है, कृषि जीन्स में जो आयात है उसमें सबसे ज्यादा आयात किस मतलब किसका रहा है, ये पूछ रहा है इसमें सबसे ज्यादा किसका आयात किया है इन्होंने। भारत का आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों अधिकतम आयात रहा है, निम्नलिखित में से किस एक मूल्य का आधार सबसे ज्यादा रहा है, ये थोड़ा पहले आएगा। निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर पिछले 5 वर्षों में अधिकतम आयात रहा है, ये यहां से आएगा, यहां से, ये सॉरी यहां से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये आएगा यहां से, यहां पहले आएगा ये, निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के आधार पर भारत द्वारा आयातित मतलब इंपोर्टेड कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में अधिकतम आयात रहा है। ये पहले यहां से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, ये यहां से फिर यहां से हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर भारत द्वारा आयातित
कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में अधिकतम आयात रहा है? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, मसालों का, मसाले तो भाई हम खुद ही, मसाले तो हम खुद ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ताजे फल का, फल इंडिया में काफी ठीक ठाक स्थिति में हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला ये तो आपको कॉमन सेंस होगा। और क्या हो सके बात, ये अब है तीसरा, या तो दलहन या वनस्पति। हम जो आयात कर रहे थे, हम कर रहे थे वनस्पति तेल का, ऑयल को। ठीक है, अब हम इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको कम करें। अभी आपको पता होगा मिशन ऑन एडिबल ऑयल चलाया हमने 2021 में, पाम ऑयल के लिए ना। जिससे क्या है कि हम इसके आयात को कम कर सकें, है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हो, फॉरेक्स हमारा कम जाए, है ना, तो इसके लिए हम कम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या हम आयात कर रहे हैं, क्या क्या आयात कर रहे हैं हम? इसके अलावा दाल, ये तो खाद्य तेल हो ही गया, है ना, दालों को भी करते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा। और निर्यात कर किससे कर रहे हैं? निर्यात चावल, मसाले, मांस, ये सब हम क्या है, निर्यात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संबंधित उपाय नहीं है? सरकार के द्वारा, मान लो रुपया गिर रहा है, रुपए की वैल्यू गिर रही है, कब गिर रही है, कब गिर रही है रुपए की वैल्यू? या तो मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हो जाए, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा तो डिमांड ज्यादा होगी, भाई डिमांड ज्यादा करने लगेंगे वो लोग, और डिमांड ज्यादा करेंगे, पैसा ज्यादा है, तो मान लो कोई 1 रुपए की चीज मिली तो 10-10 रुपए देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। 1 रुपए की चीज को 10 रुपए देने के लिए तैयार है, इसका मतलब पहले से मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ रही है। अब मान लो इसकी आपूर्ति बढ़ा दी तो उसकी वैल्यू क्या है, कम हो रही है। अब इसमें से रोकने के लिए क्या करेगी सरकार, ये कह रहे हैं। गिरावट को, ये कह रहे भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है, पूछ रहा है। देखो क्या नहीं करेगी, मान लो ये ऐसी स्थिति हो रही है तो सरकार क्या नहीं करेगी? गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। ठीक है, ठीक, एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसमें उलझा दिया है, बाकी कंसेप्ट बहुत सीधा सा है। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए, ठीक है, गिरावट को रोकना है सरकार को, ठीक है, तो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी? भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या आरबीआई द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? क्या नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति में, ये पूछ रहा है। मतलब रुपए की वैल्यू गिर रही है तो ऐसे में सरकार को क्या नहीं करना चाहिए? भाई अगर गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को हम कम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा डॉलर है हमारे पास रहेगा, निर्यात को हम बढ़ा देंगे। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? भारतीय उधारदाताओं को रुपए के मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है, भारतीय उधारदाताओं को, उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड का मतलब समझे, भारतीय रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर विदेश में जारी किए तो उसको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। ठीक है, ठीक है भाई, इससे क्या होगा, डॉलर आएगी, डॉलर आएगी मार्केट में। एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। प्रसरणशील मौद्रिक नीति क्या होती है? एक्सपेंशनरी
इसका मतलब क्या है कि जो रेपो रेट है उसको क्या कर देना, कम कर देना, जिससे क्या है कि आरबीआई बैंकों को जो लोन दे रही थी वो सस्ता हो जाएगा। वो सस्ता होगा तो बैंक क्या है, ग्राहकों को लोन क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा, ऋण क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो इससे क्या मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, कम होगी, इससे तो और बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं करेगी, बाकी सारी चीजें करेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 107 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। देखो, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक, भुगतान प्रणाली प्रदाता पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर को समादेशित करता है, उनके लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के लिए। ठीक, पहला शब्द क्या है, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। ठीक, दूसरा शब्द क्या है, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर। ठीक है, उनके लिए है, वे यह सुनिश्चित करेंगे, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देश दिए हैं। किसको दिए, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के लिए। ठीक है, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर गूगल, फोन पे, ये सब रहते हैं। उन्होंने क्या क्या दिया, इन्हें क्या निर्देश दिए, क्या कह रहे, वे ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएंगे। ठीक, पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि मान लो आरबीआई है, इसने जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर हैं, जैसे मान लो पेटीएम जो अभी बंद हुआ है, हो रहा है, हो जाएगा, पेटीएम, फोन पे, या अन्य जो ऑनलाइन जितने पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर हैं, या अन्य भी पेमेंट सिस्टम जो प्रोवाइडर हैं, उनके लिए एक निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे उनके द्वारा जो संचालित भुगतान प्रणाली है, पेमेंट सिस्टम है, जो संबंधित आंकड़े हैं वो भारत से बाहर नहीं जाएंगे, केवल भारत में रहेंगे। दूसरा क्या है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी करेंगे। ठीक है, तीसरा एक है, कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च की समाप्ति तक, मान लो कैलेंडर वर्ष तो की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उनके पेमेंट संबंधित जो रिपोर्ट है वो कैग को प्रोवाइड कराएंगे एक लेखा वर्ष में। ठीक है, इसमें से कौन कौन से सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। पेमेंट सिस्टम संबंधित आरबीआई गाइडलाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब पेमेंट सिस्टम संबंधित कैग तो एक संवैधानिक बॉडी है, इसका इससे तो लेना देना शायद कम है ना। इससे क्या है, इसका लेना देना कम है। अगर मान लो आप इसको हटाओगे, ऐसे क्वेश्चन हर बार आपको मिलेंगे, इतना आप रट नहीं सकते, तो ये वाला हट जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि अभी आपको पता होगी, ये कह रहा है वे ये सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व संचालन के स्वामित्व भी सॉरी और संचालन के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी करेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का तो आपको हाल पता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें ये नहीं था। दूसरा वाला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो गया। इसमें ये जरूर कहा गया कि इस जो प्रणाली यहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम है, यहाँ पे जो आप पेमेंट करवा रहे हो, उसका डेटा इंडिया में रहे, बाहर नहीं जाए, ये बहुत जरूरी था। तो ये वाला पहला वाला सही है, तो इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भारत में एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2023 में, है ना। इसको आप देख लेना है एक बार, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है ना, इसको आप जरूर देखेंगे। चलिए देखिए, अब इसमें 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि 2016 में डिजिटल डेटा, कई बार डिजिटल डेटा पर्सनल से कई प्रश्न आए,
कुछ लोग इसको क्या साइंस टेक का भी प्रश्न बता सकते हैं, वैसे तो साइंस टेक का प्रश्न बता सकते हैं, इसको साइंस टेक का प्रश्न है ना, कोई आईआर का बता देगा। निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण मतलब डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी के लिए सामान्य जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक कानून, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया एक 2023 में, है ना। तो 2000 ये 2016 में लेके आए थे, 2019 में प्रश्न पूछा इसने कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किस देश के द्वारा लाया गया है, जो 2018 में कार्यान्वयन किया गया है, मई 2018 में ये कार्यान्वयन में आया था, और ये 19 में प्रारंभिक परीक्षा ने पूछ लिया यूपीएससी ने। तो ऐसी सारी एक साल पीछे की आप देखोगे चीजें, जरूर आप ध्यान में रखो। तो ये लेके कौन आया था इसको, यूरोपियन यूनियन लेके आया था, ठीक है भाई, कौन लेके आया है, यूरोपियन यूनियन। चलिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है भाई, मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मनी मल्टीप्लायर समझते हैं हम, उससे पहले दो तीन टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिए। एक तो होता है M1, ठीक, ये क्या होता है, लोगों के पास धन, ठीक, ये क्या होता है, लोगों के पास धन प्लस उन्होंने जो करंट अकाउंटों में बैंक में और सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा कराया है उसको मिला के बोलते हैं M1, ठीक है भाई। M2 एक होता है M2, M2 में क्या होगा, एक होता है M2 में क्या, एक तो M1 शामिल हो जाएगा प्लस पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में कुछ लोग जमा कराते हैं, ठीक। अब मान लो एक होती है M3, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा भाई, इसमें क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा M1 प्लस आपका टाइम डिपॉजिट, जो आप फिक्स्ड कराते हो एफडी और आरडी कराते हो, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हो बैंक में, ठीक। एक होता है आपका M4, इसमें क्या आ जाएगा आपका M3 प्लस, इसमें भी क्या पोस्ट ऑफिस, यहां बचत कर रहे थे, यहां सारी पोस्ट ऑफिस जमा, पोस्ट ऑफिस जमाए, ठीक है। अब क्या होता है, एक आरबीआई के पास अतिरिक्त जमा होता है सरकार बैंकों का, ठीक है, सरकार का, तो उसको बोलते हैं हम M0, आरबीआई के पास अतिरिक्त जमा, ठीक, अतिरिक्त जमा आरबीआई के पास, ठीक। अब हमको समझने का मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मुद्रा गुणक कैसे निकाला जाता है, मुद्रा गुणक कैसे निकाला जाएगा भाई, देखिए मुद्रा गुणक का फॉर्मूला रहता है M3 अपॉन M0। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है, ठीक है। अब आपको पता है कि आरक्षित अगर बढ़ेगा, M3 क्या है, वो सॉरी M0 क्या है, आरक्षित मुद्रा है किसके, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास आरक्षित मुद्रा क्या है M0, अगर M0 बढ़ेगा, आरबीआई के पास ये बढ़ेगा, तो क्या एम मनी मल्टीप्लायर क्या कम होगा, ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है, अब मान लो M3 अगर बढ़ रहा है तो क्या मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, M3 में क्या क्या आ जाएगा, लोगों के पास जमा आ जाएगा, लोगों के पास जमा जो M1 वाला है, प्लस पोस्ट ऑफिस जमा, ठीक है। तीसरा और क्या आ जाएगा इसमें, M3 में और क्या शामिल किया गया था,
क्या टाइम डिपॉजिट, ठीक। ये सारी चीजें अगर इसमें, अगर मान लो लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास कैश है, अगर वो पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर रहे हैं या टाइम डिपॉजिट में भी जमा कर रहे हैं, तो इससे क्या मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है ना, M3 बढ़ रहा है। M3 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, एम मनी मल्टीप्लायर के। अगर मान लो ये सारी चीजें बढ़ रही तो M3 बढ़ेगा, M3 बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। अब मान लो आरक्षित नगद कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं, तो इससे क्या है, इससे मनी मल्टीप्लायर पर कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, ये तो कम हो जाएगा। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, अब मान लो जनता बैंक में जमा कर रही है, पोस्ट ऑफिस में जमा कर रही है टाइम डिपॉजिट के रूप में या कैश कासा के रूप में, इसमें कासा भी शामिल होगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी, तो इससे क्या मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। सामयिक नगदी अनुपात में वृद्धि अगर करेंगे तो ये आरक्षित मत बढ़ जाएगा, तो ये तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। देश की जनसंख्या वृद्धि से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब वो बैंकिंग आदतें मान लो उसके पास पैसा ही नहीं है तो जनसंख्या बढ़ाते रहो, उससे कोई मतलब मनी मल्टीप्लायर पे नहीं पड़ेगा कोई फर्क, है ना। उसका क्या हो जाएगा, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। क्यों, क्योंकि अगर जनता बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो रही, या तो करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में जमा करेगी या टाइम डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस में जमा करेगी, तो इससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर M3 बढ़ेगा, M3 बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट की भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी कुछ समय में, और हमने 2019 तक के प्रश्न कर लिए, अगली वीडियो में 2020-21 के और जो बचे हैं 3-4 वर्षों के उनके प्रश्न पत्र को भी कर लेंगे बहुत जल्द। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।